नमस्कार। हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। दिग्गजों की लड़ाई साख पर आई। जी हां, अमरवाड़ा उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने प्रचार तेज कर दिया है। दोनों ही दलों के दिग्गज नेताओं ने प्रचार की कमान संभाल रखी है और अब अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे प्रचार भी तेज होता जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, अध्यक्ष वीडी शर्मा, कमलनाथ, जीतू पटवारी ने अमरवाड़ा में डेरा डाल रखा है। सीएम मोहन यादव ने गुरुवार को अमरवाड़ा में प्रचार किया और यही रात भी रुके, तो वहीं कमलनाथ भी लगातार अमरवाड़ा में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ऐसे में यहां मुकाबला दिलचस्प होता हुआ नजर भी आ रहा है। प्रचार के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कहा जा रहा था कि छिंदवाड़ा जीतना मुश्किल है, हमें कहा गया था, लेकिन हम जीत गए क्योंकि ये नए दौर की बात है। उन्होंने अमरवाड़ा उपचुनाव में भी जीत का दावा किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज भी कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ और जीतू पटवारी ने भी मोर्चा संभाल रखा है। सभा के दौरान बीजेपी कमलनाथ और जीतू पटवारी के निशाने पर है और कमलनाथ ने कहा कि अमरवाड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह की जीत का दावा किया और कहा कि धीरेन्द्र शाह चुनाव जीतकर मेरे साथ विधानसभा में बैठेंगे। कमलनाथ ने यह भी कहा कि धीरेन्द्र शाह चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लेकिन मैंने दादाजी से कहकर बात की, जब वो माने और चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। कुल मिलाकर यह भी कहा जा सकता है कि अब चुनावी मुकाबला प्रत्याशियों के साथ दोनों ही दलों के दिग्गजों के हाथ में भी और लड़ाई अब साख की है। हम अमरवाड़ा के चुनावी रण पर खास चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले जो बयान है वो भी आपको सुनाते हैं। और मैंने आपका सिर झुकने नहीं दिया। कौन सा पाप किया? आप बता, कौन सी गलती की, कौन सा जुल्म किया मैंने इन 45 साल में, कौन सा अन्याय किया मैंने? मैं चाहता था आपको सिर नहीं झुकाना पड़े कमलनाथ के कारण। ये बनना नहीं चाहते थे उम्मीदवार, इसकी कहानी बता दूं आपको। इन्होंने इनकार कर दिया था, मैं नहीं रहूंगा उम्मीदवार। मैंने महाराज जी से खबर भेजी कि धीरेन्द्र को चुनाव लड़वाना है, तब उन्होंने स्वीकार किया। तो ये राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, ये समाज सेवक है। ये विधानसभा में बैठेंगे, मेरे साथ बैठेंगे और ये अकेले नहीं होंगे, हम मिलकर ये पूरे छिंदी क्षेत्र के विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे। कांग्रेस के लोग कह रहे थे कांग्रेस का गढ़ है, ये गढ़ कांग्रेस का रहेगा। हमने कहा था गढ़ नहीं है, गड़बड़ है, गड़बड़ कांग्रेस की थी। लेकिन ऐसे माहौल में अमरवाड़ा को प्रणाम करता हूं, आपके विधायक को नमस्कार करता हूं। कमलेश शाह ने अपनी विधायकी को लात मारा और कहा कि नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं आगे बढ़ता हूं। अमरवाड़ा का अमर निशान चालू हुआ। उन्होंने कहा एक बार 100 बार मरने से अच्छा एक बार मरना, और अमरवाड़ा तो नाम ही इतना अच्छा है कि जो कभी मरने के लिए है ही नहीं वही तो अमर होता है। और अमरवाड़ा ने निश्चय किया हम भाजपा के साथ है, पूरा छिंदवाड़ा भाजपा के साथ हो गया। ये शुरुआत अमरवाड़ा में आपने की। तो अब 10 जुलाई का इंतजार दोनों ही दलों को है क्योंकि इसी दिन उपचुनाव होने हैं। तो अब चलिए इसी पर खास चर्चा करेंगे। हमारे तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे तारुफ करा देते हैं, गुंजन चौक से बीजेपी की मीडिया पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ी हुई है। गुंजन जी, आपका बहुत स्वागत है। इनके साथ ही राम पांडे, कांग्रेस के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारी सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी भी हमारे साथ मौजूद है। मुक्ता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो शुरुआत मुक्ता जी आपसे ही करेंगे क्योंकि अब 10 जुलाई का इंतजार सभी को है और लगातार बड़ी जीत के दावे किए जा रहे हैं। जब हमने लोकसभा चुनाव देखा था तो छिंदवाड़ा जीतने के बड़े दावे कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे थे। कांग्रेस का गढ़ छिंदवाड़ा को माना जा रहा था, लेकिन जो बड़ा दल बदल हुआ और फिर हमने देखा कि यहां से बीजेपी को बड़ी जीत मिली और क्लीन स्वीप बीजेपी ने कर लिया। और अब अमरवाड़ा में उपचुनाव है, किस तरह की तैयारियां भी देखी जा रही है और इसके साथ ही लगातार जीत के बड़े दावे दोनों ही दलों की तरफ से। गरिमा, आपने सही कहा। देखिए, जब लोकसभा चुनाव थे तो उस समय कांग्रेस बिल्कुल आश्वस्त थी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और बेटे नकुलनाथ दोनों जो थे उस समय लोकसभा चुनाव के समय आश्वस्त थे कि ये सीट तो उनकी है, क्योंकि कमलनाथ लगभग 4 दशक से ज्यादा वो छिंदवाड़ा से जुड़े रहे हैं। जनता
बहुत सारा उन्होंने विकास कार्य भी किया हुआ, लेकिन जनता ने जिस तरह से उन्हें जवाब दिया, नकुल नाथ को लगभग 1 लाख से ज्यादा मतों से हराया, तो बीजेपी की जो रणनीति थी वो काम आई थी लोकसभा चुनाव में। देखिए, और लगातार हमने सुना था डॉक्टर मोहन यादव को, उस समय उन्होंने कहा था कि ये कमलनाथ का गढ़ नहीं, कमलनाथ का गड़बड़ है, तो उस समय उनकी वो बात सही भी साबित हुई। और बीजेपी ने एक पूरी रणनीति बनाई थी कमलनाथ को, छिंदवाड़ा को घेरने की, और वो कामयाबी हुई। और अगर अब हम इस उपचुनाव की बात करते हैं, देखिए पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कमलनाथ, जो पहले बात हो रही थी कि कहां है वो, चुनाव प्रचार में नहीं आ रहे, तो वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कल उन्होंने जनसभा में वो लगभग वो रो पड़े थे और उन्होंने कहा कि उनसे क्या गलती हो गई है कि जनता ने उनके बेटे को लोकसभा चुनाव में हरा दिया। और उन्होंने फिर भी उसके बाद उन्होंने दावा किया कि यहां से अब कांग्रेस प्रत्याशी जो है इस उपचुनाव में जीतेगा और उनके साथ विधानसभा में बैठेगा। तो देखिए, बहुत वो आश्वस्त है, कॉन्फिडेंस से लवरेज है। लेकिन अगर इधर हम देखें तो हम देख रहे हैं 2 दिन से डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़े के दौरे पे हैं। आज अभी जो उन्होंने जो जनसभा को संबोधित किया, उस पे उन्होंने दावा किया कि जो कांग्रेस है वो आदिवासी विरोधी है। सैम पित्रोदा का उन्होंने बयान का हवाला देते हुए कहा कि सैम पित्रोदा ने कहा था कि आदिवासी जो है वो अफ्रीकन्स के जैसे लगते हैं, किस तरह से कांग्रेस आदिवासियों का अपमान करती है। और उन्होंने एक बार फिर से कहा कि इस बार भी जनता को बीजेपी में ही भरोसा जताना चाहिए और कमल खिलाना चाहिए। तो किस तरह की रणनीति है, चलिए इस रणनीति पे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि यही रणनीति हमने देखा था लोकसभा चुनाव के समय में, और वो जिस तरह की पूरी रणनीति बीजेपी की थी उसमें वो कामयाब भी हुए थे लोकसभा सीट जीतने को। तो क्या लग रहा है, हमारे साथ गुंजन जी मौजूद है, उनसे पूछ लेते उपचुनाव में किस तरह की रणनीति है बीजेपी की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हमेशा से एक ही रही है, वो है सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और इसी को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव कोई राजनीति या कुर्सी या सत्ता हासिल करने का जरिया नहीं है। चुनाव एक अवसर के रूप में लेती है भारतीय जनता पार्टी कि कैसे अपनी प्रदेश की जनता का विकास हो सके, हर क्षेत्र का विकास हो सके, हर वर्ग का विकास हो सके। और देखिए, पिछले 40 वर्षों से छिंदवाड़ा जो एक क्षेत्र है वो इस विकास से अधूरा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो 2003 से लेकर 2023 तक भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश का पूर्ण रूप से विकास किया है। छिंदवाड़ा जिसे बार बार कांग्रेस कहती है कि गढ़ है कांग्रेस का, वो कांग्रेस का गढ़ नहीं था, वो छिंदवाड़ा परिवारवाद का गढ़ था। कांग्रेस की जो रणनीति थी हमेशा से, आप बताएं ये कितना साफ वहां की जनता को समझ में आया कि कमलनाथ जी के परिवार के अलावा क्या कांग्रेस में कोई और नहीं था जो छिंदवाड़ा का विकास कर सकता था, कोई और कार्यकर्ता नहीं था। फिर क्यों एक ही परिवार के हाथ में वो कुर्सी और सत्ता घूमती रही पिछले 40 वर्षों तक? कभी कमलनाथ जी, कभी उनकी पत्नी, कभी उनके बेटे। ये जनता जनार्दन समझ चुकी थी। जो सत्ता का लोभी होता है, चुनाव के कुछ दिन पहले जो डमाडोल दिखता है कि क्या मुझे भारतीय जनता पार्टी में जाना है या कांग्रेस में रहना, ये दिखाता है कि वो सिर्फ सत्ता लोभी है। वो जनता जनार्दन के विकास की नीयत के साथ छिंदवाड़ा में कभी नहीं उतरे। कमलनाथ जी कल रो रो के कह रहे थे मेरे बेटे को क्यों नहीं जिताया। यही फर्क है। आपके जो प्रतिनिधि हैं, आपने उनके बारे में बात नहीं की। क्या जनता जनार्दन प्रतिनिधि देखती है? सिर्फ एक परिवार का ठप्पा, कांग्रेस के ठप्पे से चुनाव नहीं जीता जाता। तमाम आरोप है उसका जवाब देंगे। राम जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। राम जी, देखिए, केंद्र में भी कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप और अब राज्य में भी परिवारवाद का आरोप बीजेपी लगातार लगाती रही, और अब एक बार फिर से कुंजन जी के जिस तरह से स्टेटमेंट्स हैं। जी, आसमान की ओर थूकते हैं तो थूक चेहरे पर आकर गिरता है, और उस थूक से चेहरा खराब हो जाता है। तो जितनी बार ये परिवारवाद का थूक थूकते हैं, उतनी बार इन्हीं के चेहरे पर आकर ये थूक गिरता है। जैसा में कौन सी योग्यता थी, बैट पकड़ना भी नहीं आता है। फिर सबसे बड़ा आरोप गांधी परिवार पर लगाया जाता है। मेनका गांधी जी को कितनी बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, इस बार भी दिया। अनुराग ठाकुर, कैलाश विजयवर्गीय, मतलब जितने परिवार के लोगों को कांग्रेस में टिकट नहीं मिलता है, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में मिलता है। भारतीय जनता पार्टी में अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश में, चाहे वो पटवा जी हो, कैलाश जोशी जी हो या अन्य हो, हर एक के बेटे चुनाव लड़ चुके हैं, सबके बेटे मंत्री बन चुके हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का बहुत आरोप लगाती है। तो जितने भी भ्रष्टाचारी हैं आज, उन सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में सेफ है। चाहे अजीत पवार हो, 70,000 करोड़ का
उन पर आरोप स्वयं प्रधानमंत्री जी ने लगाया था, और ज्यादा दिन नहीं हुए, दूसरे दिन ही स्वयं प्रधानमंत्री जी ने उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। अशोक चौहान पर तो ये आरोप लगाया था कि ये शहीदों का पैसा खा गए, उनके फ्लैट खा गए, और स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने उनको राज्यसभा का सांसद बना दिया। तो एक नहीं, ऐसे अनेक कारण हैं जो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप जब विपक्ष पर लगाती है तो सारा थूक इनके चेहरे पर आकर गिरता है। और हमारे जिन नेताओं पर परिवारवाद का आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी, वो लोकसभा चुनाव लड़ते हैं। राहुल गांधी जी 2 जगह से 4-4 लाख वोटों से जीते हैं। तो 4 लाख वोट से जो जिताया है, जनता ने जिताया है, तो ये आप जनता का अपमान करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के इस बार 3,27,000 वोट कम हुए हैं बनारस में। हारते हारते वहां से बचे हैं। अमरवाड़ा पर आइए, ये लोग ये भी कह रहे हैं कि अमरवाड़ा से जिसे प्रत्याशी बनाया गया है वो तो पहले मान ही नहीं रहे थे, इनके प्रत्याशी खुद ही नहीं मान रहे थे, फिर दादाजी से कह के उन्हें मनवाया गया। बीजेपी के इस तरह के तमाम तरह के स्टेटमेंट है कि इनके पार्टी के प्रत्याशी खुद ही समझ रहे हैं कि हम हार जाएंगे चुनाव। अरे इनके पास तो प्रत्याशी नहीं होते हैं। अमरवाड़ा से जब भी ये चुनाव किसी को लड़वाते हैं तो ये खरीद के ही लड़वाते हैं। इनके पास अमरवाड़ा में कभी प्रत्याशी नहीं रहा है। अभी जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं बीजेपी से, वो 8 महीने पहले कांग्रेस में ही तो थे। कहाँ है इनका प्रत्याशी? उनके पहले भी एक प्रत्याशी अमरवाड़ा से हमेशा लड़ते रहे हैं, प्रेम नारायण ठाकुर, वो भी कांग्रेस में थे। वो इनके पास तो हमेशा कमी रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं इस चुनाव में, क्योंकि हिंदुत्व का झंडा वहां उन्होंने गाड़ रखा है। जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां लाखों हिंदू श्रद्धालु जाते हैं पूजा करने। उस मंदिर के वो संत हैं, उस मंदिर के पुजारी हैं, उस मंदिर के महात्मा हैं। इनको तो यदि हिंदुत्व का समर्थन करना है तो इनको तो चुनाव ही नहीं लड़ना था। ये वहां जाकर बता रहे हैं कि मंदिर के विरोधी हैं, हिंदुत्व के विरोधी हैं, राम के विरोधी हैं। उनके विरोध में चुनाव लड़ना ही ये इनका असली चेहरा सामने आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं जीतेंगे जीतेंगे। अरे 8 महीने पहले ही तो हम जीते हैं, आप तो अमरवाड़ा हार चुके हो। और ये जो चुनाव हो रहा है ये संविधान की हत्या है कि चुनाव 5 साल में होता है और आप ऐसी स्थिति निर्मित करते हो कि 8 महीने, 6 महीने, 4 महीने में चुनाव हो रहा है। अभी कमलेश शाह की सीट पर चुनाव हो रहा है, कुछ दिनों में रामनिवास रावत की सीट पर होगा, कुछ दिनों में निर्मला सप्रे की सीट पर चुनाव होगा। अरे तीनों चुनाव आप एक साथ करा सकते थे, तीनों से एक साथ इस्तीफा आप ले सकते थे। और ढिंढोरा पीटते हुए एक देश। वैसे गरिमा जी आप काफी ज्यादा समय दे चुकी हैं राम पांडे जी को। आपके पास मैं लौटूंगी गुंजन जी। देखिए जिस तरह से आप अभी कह रही थी, परिवारवाद के आरोप लगा रही थी, ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से इन्होंने बयान दिया है, औरों के ख्यालात के लेते हैं तलाशी, लेकिन अपने गिरेबान में कोई झांकता नहीं। तो आप लोग भी देखिएगा, क्योंकि जिस तरह से इनके स्टेटमेंट से साफ तौर पर बयान कर रहे हैं कि परिवारवाद का आरोप सिर्फ एक ही पार्टी पर नहीं है, दूसरी पार्टी को कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और आप लोग अपनी पार्टी का तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। देखिए राम पांडे जी ने जो दोनों तीनों बातें की वो कितनी निराधार थी, मैं आपको 2 मिनट में बताऊंगी। ये बार बार राहुल गांधी जी के वोट की बात कर रहे थे। ये राहुल गांधी जी पे पहुंच के मध्य प्रदेश में वोटिंग की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आज 29 की 29 सीट पे कमल अगर खिलाए मध्य प्रदेश में तो वो जनता जनार्दन की, अब ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके हिसाब से तो जनता जनार्दन ने अपना फैसला दे दिया है ना कि कांग्रेस का सफाया कर दिया है मध्य प्रदेश से। दूसरी बात ये बार बार कर रहे थे कि हिंदू विरोधी है, तो देखिए आपके राहुल गांधी जी को सबने सुना है, पूरे देश ने सुना है कि हिंदू हिंसक करता है, हिंदू हिंसक है। तो ये हिंदू विरोधी पार्टी कौन है आज तक हमारे भारत की जनता जानती है। तुष्टीकरण की राजनीति किसने की है हमारे देश की जनता जानती है। तो राम पांडे जी इस तरीके के स्टेटमेंट देके अपने आप गड्ढे में कूदने का काम कर रहे हैं। तीसरा इनका कहना था कि कांग्रेस के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ले लेती है। तो देखिए इसमें हार किसकी दिख रही है? आपकी पार्टी की दिख रही है कि आपकी पार्टी में ना कोई विजन है, ना आपकी पार्टी में कोई नियत है जनता के लिए, और इसीलिए जो राष्ट्र हित की भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी में आपके कार्यकर्ता छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। ये हार आपकी है। ये दिखा रहा है कि कैसे आपकी पार्टी सिर्फ एक परिवार के इर्द गिर्द लिप्त होकर घूम रही है, और वही वजह है कि आज लाखों के कार्यकर्ता ने, हमने देखा जिस तरह लोकसभा के चुनाव में पलायन करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। ये परिवारवाद की बात कर रहे थे, मैंने कमलनाथ जी का तो उदाहरण दिया ही दिया, मैंने दूसरा उदाहरण देती हूं। दिग्विजय सिंह जी के यहां से कितने लोगों को टिकट मिली थी विधानसभा चुनाव में, मैं याद दिला देती हूं। दिग्विजय सिंह जी को मिली थी, उनके भाई को मिली थी, उनके भांजे को मिली थी, उनके भांजे दामाद को मिली थी, उनके भतीजे को मिली थी, उनके बेटे को मिली थी।
ये इनके हिसाब से ये भी परिवारवाद नहीं होगा। इनके परिवारवाद की जो एक परिभाषा है उसी में खोट है। दूसरा, इन्होंने क्या किया जनता जनार्दन के लिए, मैं अपनी स्ट्रेंथ पे बात करने में यकीन रखती हूँ गरिमा जी। हम क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं, आप हमारे जिस तरह डॉक्टर मोहन यादव जी ताबड़तोड़ वहां पे सभाएं ले रहे हैं, जनता के बीच हैं, हम सामाजिक संगठन को संबोधित कर रहे हैं, हम वहां के व्यापारिक संगठनों को संबोधित कर रहे हैं, हम वहां के आदिवासी समाज के लिए हमने क्या किया। इनके पास वर्षों का समय था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने आदिवासी को अपमान के अलावा कुछ नहीं किया। लगातार विधानसभा में ये भी देखिएगा कि तमाम जो आपकी योजनाएं हैं बनाया है तो वो आदिवासी के सम्मान किया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। संग्राम सेनानियों का किसी ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का किसी ने सम्मान किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। महापुरुषों का किसी ने सम्मान की बात की है, वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। जन नायकों के सम्मान की बात की है, भारतीय जनता पार्टी ने की है। कांग्रेस ने लूट, भ्रष्टाचार, करप्शन के अलावा कुछ भी नहीं दिया वहां की जनता के लिए। ठीक है, आपके आरोपों का तमाम जवाब देंगे राम जी, लेकिन उसके पहले मुक्ता जी आपका रुख करना चाहूंगी कि छिंदवाड़ा की अगर हम बात करें तो छिंदवाड़ा का जो अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है वो जंगलों में बसा हुआ है और यहाँ पर ये जो सीट है वो सभी 230 सीटों से काफी अलग है, क्योंकि यहाँ का जो जातीय समीकरण है, जो सियासी समीकरण है वो भी अलग है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यही लोग तय करते हैं कि यहाँ पर किसे ताज पहनाया जाएगा। और इस बार का चुनाव कई मायने में बेहद खास, क्योंकि हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसके बाद कमलेश शाह ने जब अपना पार्टी छोड़ा और बीजेपी में शामिल हुए तो फिर से उपचुनाव हो रहे हैं। कितना बदलता हुआ अब नजर आएगा और इस बार का चुनाव कई मायनों में जिस तरह से खास नजर आ रहा है, कितनी बदलाव अब हम देखने वाले हैं और जिस तरह से जीत के तमाम दावे भी है दोनों ही दलों की तरफ से। जी बिल्कुल गरिमा, देखिए एक बात तो जिस तरह से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी चुना है बहुत सोच समझ के चुना है। देखिए वहां पे जिस तरह का जो आदिवासी की जो आस्था का सवाल है उन्होंने वहीं के उस प्रत्याशी को चुना है, तो आदिवासियों की आस्था का उन्होंने ध्यान रखा है। अगर हम बात करें कमलेश शाह जो कांग्रेस से बीजेपी में चले गए, वो तो जीते हुए कैंडिडेट हैं, तो बीजेपी सोच रही है कि फिर से वो जीत जाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने भी जो है एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ऐसे कैंडिडेट को चुना है जाकि जिससे आदिवासियों के आस्था का सवाल है और आस्था जुड़ा हुआ है। तो एक तो इन्होंने बहुत अच्छे से ये इनका डिसीजन बहुत अच्छा था, लेकिन दूसरा जो है कई जो हमने देखा था लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद कई जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुखर होकर बोल रहे थे कि कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और बेटे नकुलनाथ जिस तरह से बीजेपी में जा रहे थे और नहीं गए, उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। तो बीच में हमने देखा कि कमलनाथ और नकुलनाथ प्रचार नहीं कर रहे थे, लेकिन अब कमलनाथ प्रचार प्रसार बहुत जोर शोर से कर रहे हैं, तो इसका कितना असर होता है ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से छिंदवाड़ा बीजेपी के खेमे में चली गई है, कमल वहां खिला है, उसमें ये जो एक कमलनाथ का जो मूव था पलायन करने का बीजेपी में और फिर नहीं गए, उससे बहुत बड़ा नुकसान उनको भी हुआ है। तो क्या इस चुनाव में जिस तरह से वो हिस्सा ले रहे, ये इससे कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान, ये देखना होगा। लेकिन कल जिस तरह से वो रुआसा हो गए थे, एक इमोशनल अपील उन्होंने जनता से की कि मेरी क्या गलती है, मैंने आप लोगों को इतना सर्व किया है इतने सालों तक, उसके बाद लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने कॉन्फिडेंस भी दिखाया और बोला कि ये कैंडिडेट मेरे साथ ही विधानसभा में बैठेंगे। तो ये बातें हैं। और ये आदिवासी की जो आपने बात की, देखिए आदिवासी का इलाका है और उसी के इमोशंस के इर्द गिर्द जो है पूरा चुनाव प्रचार प्रसार है। जैसा मैंने अभी जिक्र किया, अभी ही डॉक्टर मोहन यादव वहां पे एक आम सभा को संबोधित कर रहे थे जहां पे उन्होंने आदिवासियों से रिलेटेड ही बात की। तो इसी तरह की जो बातें हैं ये सुनने में आ रही है। जी ठीक है राम जी, अब देखिए आपका रुख करूंगी कि जो इमोशनल कार्ड है वो भी कहीं ना कहीं कमलनाथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जब लोकसभा का चुनाव था उस दौरान लगातार बीजेपी कह रही थी कि भाई कमलनाथ कहाँ है, छिंदवाड़ा इन्हें जीतना है, छिंदवाड़ा को गढ़ भी कहा जाता है और एक ही सीट थी जो आप लोगों के खेमे में थी। और अब इस तरह के चुनाव प्रचार प्रसार, ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार प्रसार, और कह रहे हैं कि भाई ये धोखे का चुनाव था जो छिंदवाड़ा को बीजेपी ने जीत लिया और इस बार धोखा आप लोगों के साथ हुआ है। तो अमरवाड़ा में दिखा दीजिए जनता किस तरह से बदलाव करेगी, क्योंकि विधानसभा जो चुनाव हुआ था 2023 का उसमें तो आप लोग जीत गए थे, लेकिन अब फिर से उपचुनाव हो रहे हैं। देखिए आपने शुरुआती दौर में ही कहा था कि ये साख का चुनाव है, ये चुनाव जबरदस्ती का है। इस चुनाव के हार जीत से कोई मध्य प्रदेश के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चुनाव होता है तो जीतना जरूरी होता है। कांग्रेस के लिए तो साख की बात है ना राम जी। मैंने यही तो कहा था मैडम, मैंने तो आपकी बात का ही समर्थन किया था और आपकी बात से मैंने इसकी शुरुआत की थी
ये आपने शुरुआत में ही कहा था कि ये साख का चुनाव है, तो ये साख का चुनाव बन गया है और इसलिए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी मध्य प्रदेश को छोड़कर वहीं पड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, अपराध जिससे भी है वो जूझती रहे, पूरा मंत्रिमंडल वहां पड़ा हुआ है। इसलिए हम बार बार कहते भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान की हत्या करती है। दूसरा भी दिग्विजय सिंह जी के बारे में बड़ा ज्ञान बांट रहे थे और सबसे ज्यादा टारगेट दिग्विजय सिंह जी के परिवार को किया जाता है कि ये हिंदुत्व के और दुनिया भर की बातें करते हैं और लक्ष्मण सिंह जी को ये सांसद बना देते हैं अपनी पार्टी से। मतलब कितना इनका दोहरा चरित्र है। मतलब उनके छोटे भाई लक्ष्मण सिंह को भारतीय जनता पार्टी सांसद बनाती है और उनके नाम पर कांग्रेस पार्टी को ये आरोप लगाने का प्रयास करते हैं। मोहन यादव जी कहाँ नहीं गए थे? यूपी में भी तो गए थे, वहां भी तो हरा कर आ गए। अयोध्या तक हरवा दिया मोहन यादव जी ने। मोहन यादव जी ने चित्रकूट हरवा दिया। मोहन यादव जी ने प्रयागराज हटवा दिया। कहाँ नहीं गए थे? मध्य प्रदेश के बाद वो जहां जहां गए थे सब जगह हार गए थे। 1984 में तो इनकी 2 सीट रह गई थी और छिंदवाड़ा में भी कांग्रेस एक बार पहले भी हारी हुई है। तो हार जीत चलती रहती है, लेकिन जो अहंकार है भारतीय जनता पार्टी का वो जनता अब तोड़ने का काम कर रही है। जैसे कि ये 400 सीट जीतने की इन्होंने बात कही थी, 370 भारतीय जनता पार्टी की बात कही गई थी, तो जनता ने जो इनको 240 पर जो लाया वो इनका अहंकार तोड़ा गया। हमारे बारे में तो बोला गया था कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी, राहुल गांधी जी की जितनी उम्र है उससे भी कम सीटें आएंगी। तो हमारी सीट तो लगभग डबल हो चुकी है लोकसभा की हम बात करें तो। यदि हम मध्य प्रदेश में हार गए तो आप तमिलनाडु में कौन सा जीत गए, आप केरला में कौन सा जीत गए, आप तेलंगाना में कौन सा जीत गए, आप 7-8 प्रदेश में लगभग 0 पर हैं। और हमारी उपस्थिति, हम हारे चाहे जीते, आज हिंदुस्तान में हर जगह है। आप तो कहीं जगह आपकी उपस्थिति भी दर्ज नहीं है और आप चुनाव कैसे लड़ते हो? पुलिस, पैसा, प्रशासन, चुनाव आयोग, कांग्रेस के खाते बंद करना, ऐसा कोई षड्यंत्र नहीं छोड़ते हो। सारे हथियार आपके पास रहते हैं, षड्यंत्रकारी पार्टी, तमाम आरोप गुंजन जी उसके बाद पार्टी पर। ये अयोध्या, चित्रकूट, प्रयागराज सब जगह पहुंच गए। मध्य प्रदेश की बात क्यों नहीं करते हैं राम पांडे जी? मध्य प्रदेश पे जरा थोड़ा सा तो आप अपनी दृष्टि डालें और बताएं मुझे कि 0 पे कैसे आउट हो सकते हैं आपकी पार्टी। ये दिखाता है कि कांग्रेस का अस्तित्व, वजूद मध्य प्रदेश की जनता ने अब खत्म करने की ठान ली है। जिस तरह विधानसभा चुनाव में इनको सिमटाया था चंद सीटों पे, लोकसभा में जिस तरह इनको 0 पे नॉकआउट किया है, ये दिखा रहा है कि मध्य प्रदेश की जनता जान चुकी कि इनकी असली वजह क्या है राजनीति में आने की। सिर्फ अपने बेटे को बचाना, देश को बचाने के बारे में इन्होंने कभी नहीं सोचा। इन्होंने विकास के बारे में नहीं सोचा, इन्होंने परिवार के बारे में सोचा है। ये वो रणनीति बताते हैं, बनाते हैं जिससे इनका भला हो। मैं इनसे पूछती हूँ, आदिवासी की ये बात करते, चलिए हम बैक टू मेरे ख्याल से सब्जेक्ट आना चाहिए जो ये भटकाने की कोशिश कर रहे हैं राम पांडे जी बार बार। अमरवाड़ा की अगर मैं बात करूं, आदिवासी बेल्ट है, आपने जिस तरह गरिमा जी कहा, आदिवासी के लिए क्या किया कांग्रेस ने? एक इतने वर्षों तक ये राज करते रहे, बल्कि मैं आपको याद दिला दूं 15 महीने की सरकार बनी थी इनकी 2018 में। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन इन्होंने आदिवासी महिलाओं के खाते में 1000 रुपए जो जाने वाली योजना भारतीय जनता पार्टी की थी उसको बंद कर दिया था। ये योजना देने में यकीन नहीं रखते, ये योजनाओं को बंद करने में यकीन रखते। 51 से ज्यादा योजनाएं, हितकारी कल्याणकारी योजनाएं इन्होंने बंद कर दी थी। ये दर्शाता है कि कितने ही समाज कल्याण के लिए आए और कितने ही अपने खुद के कल्याण के लिए आए हैं। जनता जनार्दन देख रही है, समझ रही है। आदिवासी को सम्मान दिलाने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज 15 नवंबर को हम गौरव दिवस के रूप में बनाते हैं। यह दर्शाता है, आज हमने कितने रेलवे स्टेशन देख लें, सागर यूनिवर्सिटी देख लें, ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल है जिसको हमने आदिवासी के जननायक के नाम पे रखा है। क्यों रखा है? ये उनके सम्मान के लिए रखा है, उन्हें बताने के लिए रखा है कि आज पहले के जमाने में आदिवासी सिर्फ रोटी कपड़ा मकान तक सीमित था कांग्रेस के राज में। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सम्मान और अधिकार दिलाने की बात की है। आज संविधान के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला को बैठाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये आदिवासी विरोधी ने तब भी उस पे विरोध जताया था। समय काफी कम है। आज देश में जितने भी सांसद हैं आदिवासी, कांग्रेस ने आरक्षण किया था इसलिए सांसद है। आज देश में जितने भी विधायक हैं आदिवासी, कांग्रेस ने आरक्षण दिया था इसलिए वो विधायक हैं। आज देश में जितने भी आईएएस हैं, आईपीएस हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं आदिवासी, कांग्रेस ने आरक्षण दिया था इसलिए। और इन्होंने तो पुतला जलाया था
आरक्षण के विरोध में, यहाँ तक कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के भी पुतले इन लोगों ने जलाए थे। और ये कह रहे हैं कि ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया। कल ही इनके मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने विधानसभा में कहा है कि हाँ, हम बुजुर्ग पेंशन नहीं दे रहे हैं, बंद कर दिए। ये तो कल की घटना है। ये पिछले गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं जहां जनता को कुछ पता नहीं होता है और जिसमें टोटल 100% झूठ होता है। कुछ दिन पहले ही मैं डिबेट में था, अरे कमलनाथ जी छोड़ गए, कमलनाथ जी नहीं आ रहे, कमलनाथ जी प्रचार नहीं कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कमलनाथ जी वही है, कमलनाथ जी प्रचार कर रहे हैं। तो ये इनका झूठ हर जगह पकड़ा जाता है। ये कह रहे हैं सम्मान राशि, अरे लाडली लक्ष्मी बहना भी ठीक है, राम जी समय कम है। मुक्ता जी आपका रुख करना चाहूंगी, मुक्ता जी आपका रुख करना चाहूंगी कि अमरवाड़ा का ये चुनाव है बेहद खास है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आपने छिंदवाड़ा का चुनाव भी पूरी तरह से कवर किया था लोकसभा के दौरान, जनता का क्या कुछ रुख है? देखिए, इस समय जो है अमरवाड़ा चुनाव जो है ये वाकई में इंपॉर्टेंट है। जैसा कि साख का सवाल है, इसलिए साख का सवाल है क्योंकि देखिए 29 की 29 सीट डॉक्टर मोहन यादव के लीडरशिप में अभी बीजेपी ने जीती है। तो अब ये उपचुनाव, जस्ट लोकसभा के बाद ये उपचुनाव है, तो वाकई में साख का सवाल है बीजेपी के लिए भी, डॉक्टर मोहन यादव के लिए, और इधर हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए भी, क्योंकि छिंदवाड़ा लोकसभा वो हार गए जिसका उनको गम है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कैंडिडेट का चयन, अब वो वहां चुनाव भी कर के चुनाव प्रचार में भी जुटे हुए हैं, इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। तो उनके भी साख का सवाल है और जीतू पटवारी के भी साख का सवाल है, क्योंकि देखिए अभी लोकसभा में वो 0 पे बैठे हुए उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस। तो अगर ये उपचुनाव वो जीतते हैं तो उनके भी साख का ये सवाल है। ठीक है, आपका इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया मुक्ता जी। राम जी आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया और गुंजन जी आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, लगातार बयानबाजी जारी है और आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अमरवाड़ा पहुंचे और इस दौरान उन्होंने जमकर निशाना साधा और कहा है कि आप लोग 5 साल और इंतजार करिए और आराम करिए, जनता ने आपको बैठा दिया है। तो अब दिग्गजों की ये लड़ाई है जो साख पर आ चुकी है, देखना होगा, बहुत दिलचस्प होने वाला है। 10 जुलाई को ये अमरवाड़ा में उपचुनाव होंगे और बहुत दिलचस्प जो तस्वीर है वो देखने वाली होगी, क्योंकि अब सभी पार्टियों के दिग्गजों की जो साख है वो इस बार के दांव पर है और त्रिकोणीय मुकाबला भी है। हमारे इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला, चर्चाओं का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।